पिछले वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, तो अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूएस पावर में आ गई थी। अब यूएस से कौन टक्कर लेगा, इसकी वजह से अपने अपने मतलब नए नए यूनियन बन रहे थे। और इन यूनियंस का ये भी काम था कि ये एक दूसरे के इकोनॉमी को देखे और उसके जितने भी क्या कहते हैं फैक्ट्स है, फीचर्स है, उनको अपना अडॉप्ट कर सके, जिसे स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, डिफरेंट अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर उभर के आए। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे। ठीक है, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में हम देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन बना है हमारा 1992 में। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा ख़त्म हो गया था, जो यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था। तो यूरोपियन यूनियन को मार्शल प्लान के द्वारा यूएस ने क्रिएट किया। ठीक है, उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प करी यूरोप को। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसए ने काफ़ी अपनी सहभागी। अब क्या होता है कि बहुत सारे हमें ऐसे चीज़ों को याद करना है, जैसे 1948 में बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखे गए। फिर 1957 में बना EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1957 में बन गया। अब सबसे पहले 1948, 1957, देन 1975 में बना यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन यूनियन के पास अपना खुद का फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है। उनका अपना सिंगल करेंसी है जो कि यूरो है। और 2003 में यूरोपियन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश तो की, मगर वो फेल हो गया। वो कैसे कैसे इकोनॉमिक से पॉलिटिकल में आए, हम वो भी जानेंगे। ठीक है, अब इनके फीचर्स जानते हैं। तो इसके फीचर्स जो है कि ये एक गुड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, पॉलिटिकल और मिलिट्री में है। इनके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है ये। ठीक है, GDP 12 ट्रिलियन मोर देन इन 2005। 2005 में इनकी GDP जो थी वो 12 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी। इनका यूरो डोमिनेंस इतना बढ़ गया था कि ये यूएस के डॉलर से भी इनका डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड ट्रेड जो थी 3 टाइम लार्जर हो गई थी यूएस से। और इनके यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर्स थे, जिसमें थे ब्रिटेन और फ्रांस परमानेंट मेंबर थे UN सिक्योरिटी काउंसिल के। एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री में ये सेकेंड नंबर पे आते थे और सेकेंड प्लेस पे स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी आते थे। तो अब हम चलते हैं इसके फ्लैग की तरफ। इसके फ्लैग देखो, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। ठीक है, द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स। यहाँ पे जो सर्कल है स्टार्स का, वो क्या कहते हैं, सॉलिडेटरी और हारमोनी बिटवीन पीपल ऑफ यूरोप को दर्शाती है। सॉलिडेटरी और हारमोनी मतलब पीस। ठीक है, और ये 12 स्टार्स है इसमें, और नंबर ऑफ 12 इज ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। ये एक ट्रेडिशनल सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का एंड यूनिटी का। 12 जो नेशंस है, 12 नेशन, सबसे पहले ये 12 नेशंस जुड़े थे यूनियन का, और बाकी बाद में जुड़े थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसीलिए इसको 12 स्टार्स पहले मिले हों। यूरोपियन यूनियन के जो मिलिट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट में आती है एक्सपेंडिचर। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट भी है यूरोपियन मिलिट्री, और इनके पास 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, वेपन्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आसियान की तरफ। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। अब आसियान बना था 1967 में। 1967 में 5 कंट्रीज़ ने
मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन में मतलब बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके आसियान बनाया था, जिसमें था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में जाके 5 और कंट्रीज जुड़े थे, वियतनाम वियतनाम लाओपीडियार, म्यांमार, बर्मेल और कंबोडिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये ज्वाइन हो गए। अब क्या हुआ, ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स में आप दो ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना और आर्म्ड कन्फ्रंटेशन को रिमूव करना। तो इसमें एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हम इकोनॉमिक इसमें एशियान में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे थ्रू सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट में, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को बढ़ाएंगे, जो कि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है सोशल प्रोग्रेस से और कल्चरल डेवलपमेंट से। इसमें एक आता है हमारा आसियान वे और आसियान विजन 2020। हम सबसे जानते हैं आसियान वे क्या है। ये प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब क्या हुआ कि इसमें रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आसियान वे बनाया गया। ये फ्री ट्रेड एरियाज़ को क्रिएट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट लेबर सर्विस। यूएस और चाइना ने भी इनके फ्री ट्रेड एरिया में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब आसियान वे एक इंटरेक्शन है। आसियान वे इज़ एन इंटरेक्शन दैट इज़ इन्फॉर्म्ड confrontation and cooperation to promote supranational structures in ASEAN। सुपरनेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए ही, जैसे ईयू ने सुपरनेशनल स्ट्रक्चर किया था मिलिट्री बेसिस में, इकोनॉमिक बेसिस में क्या क्या किया था, पॉलिटिकल बेसिस में जैसे हमने जाना, तो इसमें यही स्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने आसियान वे बनाया था। आसियान वे के अंडर हमारे 3 कम्युनिटी बने थे, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी। ठीक है, तो इसके अंडर में ARF वगैरह ये सब बने थे, तो ये पढ़ लेना। अब आसियान विज़न 2020 ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था और एक आउटवर्ड लुकिंग रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये इनकरेज करता था कि हम नेगोशिएशन से काम ले, ना कि हम कन्फ्लिक्ट करें। कोई भी रीजनल कन्फ्लिक्ट हो तो हम उसमें नेगोशिएशंस मतलब बातचीत करके उसको सॉल्व कर ले। इसी के दौरान मतलब कैम्बोडियन कन्फ्लिक्ट और ईस्ट तिमोर क्राइसिस, ये दोनों कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हुए थे। इनके एनुअल डिस्कशन ईस्ट एशियन के जो एनुअल डिस्कशन होते हैं वो मीटिंग्स के ज़रिए होते हैं। इसके बाद हमने आसियान पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में वैसे यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हम थोड़ा उसको नेट से पढ़ेंगे। ब्रिक्स में जैसे बी आता है ब्राज़ील के लिए, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड हमारा जो एस है वो एक मिनट, हाँ, साउथ अफ्रीका। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ब्रिक्स बना था 2006 में। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा 2009 में। इनके ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड द म्यूचुअल इक्वालिटी। तो इसका मतलब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा अपने सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी इंटरनल पॉलिसीज़ में, किसी भी इंटरनल अफेयर में एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका जो 11th कॉन्फ्रेंस हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था 2019 में, और ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने इनको कंडक्ट किया था। ठीक है, बस हम इसके बारे में इतना ही दे रखा है सिलेबस में, तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट में आएंगे। अब हम सार्क के बारे में जानेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हमारे सारे एशियन कंट्रीज़ आते हैं।
एशियन कंट्रीज़ याद भी नहीं रहा ना, तो ऐसे याद रखना कि इंडिया के आसपास जितने भी बाउंड्री वाले कंट्रीज़ हैं, मैंने ऐसे याद रखा है। जैसे एक तो पहले इंडिया हो गया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये इंडिया के आसपास ही जो मैप में देखना, और बाउंड्री वाले कंट्रीज़ होंगे उनका नाम लिख देना। ठीक है, बिगिन होता है 1985 में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये एक रीजनल इनिशिएटिव है साउथ एशिया स्टेट टू इवॉल्व ऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। इसका सबसे पहले एम जान लेते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें 7 मेंबर्स है। 2007 में जो अफ़गानिस्तान था वो था नहीं, वो उसने फिर नेगोशिएशन किया और एसेशन किया, एसेशन मतलब जुड़ना, टू सार्क, और अप्लाई उसी सेम ईयर में अप्लाई किया मेंबरशिप का। 2007 में अफ़गानिस्तान जुड़ गया। जो 20th सार्क समिट और 20th मीटिंग हुई थी वो हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा हुई थी। 2020 का सार्क समिट इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान एग्रेसिवली सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम स्मॉलर साउथ एशियन नेशन टू होस्ट द सार्क समिट इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। अब हम पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस इन द रीजन। ठीक है, अब रोल क्या है। सार्क जो एक इंस्टीट्यूशन है वो मतलब कॉपरेशन कर रहा है 1985 से। इसमें 8 मेंबर्स है जो कि इनकरेज म्यूचुअल हारमोनी को मतलब इनकरेज करता है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। अब इसमें साफ्ता इंक्लूड होता है। साफ्ता के बारे में हम ये जानेंगे, मेंबर्स ये थे। ठीक है, जो वो उसके हैं तो उसी के होंगे। तो 2006 में साफ्ता को इनिशिएट किया गया। न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया इन ऑल द कंट्रीज एंड रीजन अलॉट इनटू फ्री ट्रेड। साफ्ता मतलब फ्री ट्रेड जोन्स इन होल साउथ एशिया फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब जितने भी मतलब पूरे साउथ एशिया में फ्री ट्रेड जैसे साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब पूरे साउथ एशिया में फ्री ट्रेड जोन्स बिठाए गए ताकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी, कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिठाई गई ताकि उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिले। ठीक है, अब some things that SAFTA were not worth since India already has bilateral agreement with Bhutan, नेपाल एंड श्रीलंका। क्योंकि देखो सब ने सोचा था कि साफ्ता काम नहीं करेगा क्योंकि इंडिया का तो पहले से ही भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ हमने वो साइन कर रखे हैं एग्रीमेंट्स, बायलेटरल एग्रीमेंट्स। कुछ साफ्ता के लिमिटेशंस भी मैं बता देती हूँ। जैसे ये काफ़ी स्लोली है और इसका पॉलिटिकल जो है वो काफ़ी मतलब पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत है मेंबर स्टेट में। कन्फ्लिक्ट्स लेड टू बायलेटरल इश्यूज़, मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान है वो भी कभी कभार हमला करने लगते हैं। कश्मीर वाला प्रॉब्लम है और सबको लगता है कि इंडिया जो है वो सबके ऊपर जो नेबर कंट्रीज़, इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया डोमिनेंस करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके लिमिटेशंस थे। 13 मिनट।